ब्लीच एक ऐसा शो जिसने शोनन जॉनरा को इस तरीके से रिडिफाइन कर दिया जिस तरीके से उस वक्त के किसी भी शो ने करने का सोचा तक नहीं था। अपनी मैच्योर थीम और यूनिक कैरेक्टर डिजाइन की वजह से ब्लीच ने बहुत ही कम वक्त में इमेंस पॉपुलैरिटी हासिल की। अपने रिलीज के 2 साल बाद ही ब्लीच को बिग 3 में वन पीस और नारुतो जैसे शोज के साथ इंक्लूड कर लिया गया। ब्लीच की पॉपुलैरिटी वक्त के साथ बढ़ती चली गई। लोग ब्लीच को नारुतो से बेहतर मानने लगे, लेकिन मार्च 2012 को लो रेटिंग्स और कम व्यूअरशिप की वजह से ब्लीच को अनिश्चित समय के लिए कैंसिल कर दिया गया। जितनी जल्दी लोगों ने ब्लीच को पसंद किया था, अब उतनी ही जल्दी लोग ब्लीच को भूलने लग गए। बाकी शोज के फैंस ब्लीच का मजाक बनाने लगे, उसे क्रिटिसाइज करने लगे। समय के साथ लोग ब्लीच को अनवर्दी मानने लगे और ब्लीच वन पीस और नारुतो की बढ़ती पॉपुलैरिटी में कहीं खो गया। ये वीडियो कहानी है ब्लीच की। ब्लीच बिग 3 का एक ऐसा हिस्सा जिसे वक्त के साथ भुला दिया गया। इट इज द स्टोरी ऑफ द फॉरगॉटन थर्ड। 5 अक्टूबर 2004 ये वही दिन था जब ब्लीच पहली बार एयर होना चालू हुआ था, और एयर होने के बाद अपने पहले एपिसोड से ही ब्लीच ने लोगों के मन में अपने लिए एक क्यूरियोसिटी निर्माण कर ली। आफ्टर लाइफ, सोल्स, शिनगामी, हॉलोज, ये कंसेप्ट लोगों के लिए उस टाइम नए थे, और इसी यूनिक कंसेप्ट की वजह से लोगों का ब्लीच की तरफ इनिशियल रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया। ब्लीच जनरली शोनन जॉनरा की कैटेगरी को बिलोंग करता था, और उस टाइम शोनन जॉनरा एक शो की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर था, और उस शो का नाम था ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल इस शो ने शोनन जॉनरा में इन ऊंचाइयों तक स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि वो बाकी शोज के लिए एक बेंचमार्क बन गए। ड्रैगन बॉल के अलावा उस टाइम पर नारुतो और वन पीस जैसे शोज जो आगे जाके ब्लीच के राइवल बनने वाले थे, उन्होंने भी इस जॉनरा में अपना एक नाम एस्टेब्लिश कर लिया था। और ब्लीच के क्रिएटर से जानते थे कि अगर उनको ब्लीच को इस जॉनरा में सस्टेन कराना है तो उन्हें ब्लीच को बाकी शोज के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टैंडर्ड बनाना होगा, जिनके लिए उन्होंने कुछ फैसले लिए। पहला फैसला ये लिया कि वो ब्लीच को वीकली रिलीज करेंगे, जो कि एक रिस्की फैसला था। अब रिस्की क्यों, ये मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा। तो उन्होंने ब्लीच को वीकली रिलीज करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उस टाइम जो मेजोरिटी पॉपुलर शोज थे वो वीकली ही रिलीज होते थे, और अपने शो को वीकली रिलीज करने का एक और फायदा यह था कि उस टाइम लोगों का व्यूइंग हैबिटेट ज्यादा था। लोग ज्यादा एपिसोड्स वाले शोज देखना पसंद करते थे, और उस टाइम पे लोगों का ब्लीच की तरफ जो इनिशियल रिस्पॉन्स था वो भी पॉजिटिव था। और वीकली रिलीज करने से लोग ब्लीच से कनेक्टेड भी महसूस करते, और वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग होने की वजह से ब्लीच की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती रहती। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, लोग इनिशियली ब्लीच को पसंद करने लगे थे, लेकिन ब्लीच का प्राइम आना अभी बाकी था। द सोल सोसाइटी आर्क एक ऐसा आर्क जिसने ब्लीच की क्वालिटी को इस हद तक बढ़ा दिया कि ब्लीच हर एक एनिमे फैन की नजरों में एक आइकॉनिक शो बन गया। इस आर्क की वजह से ब्लीच को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला। वो कई शोज और कई क्रिएटर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर के क्रिएटर्स उन्हीं में से एक है। यही आर्क वो वजह थी जिसकी वजह से ब्लीच को वन पीस और नारुतो के साथ बिगेस्ट 3 एनिमे शोज ऑफ ऑल टाइम का हिस्सा बनाया गया। अब ब्लीच अपने पीक पे था। कहा जाता है कि उस समय ब्लीच की सिर्फ एक वॉल्यूम की 9 लाख से भी ज्यादा कॉपीज सोल्ड की गई थी। लोग ब्लीच को नारुतो से हाईली रेट करने लगे थे, और अपने मैच्योर और डार्क कंसेप्चुअलाइज्ड कंसेप्ट की वजह से ब्लीच नारुतो और वन पीस से कई एस्पेक्ट्स में बेहतर स्टैंड करने लगा था। कुछ वक्त के लिए सही, ब्लीच ने पूरे एनिमे की दुनिया पे राज किया था। फॉर सम टाइम ब्लीच रूल द एंटायर एनिमे वर्ल्ड। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके लोग ब्लीच में अपना इंटरेस्ट खोने लगे। लोगों को ब्लीच बोरिंग लगने लगा। जिन लोगों को ब्लीच एक टाइम पर इंटरेस्टिंग लगता था, अब वही लोग ब्लीच को देखना भी नहीं चाहते थे। और अपने रिलीज के लगभग 8 सालों बाद 27 मार्च 2012 को लो रेटिंग्स और कम व्यूअरशिप की वजह से ब्लीच को अनिश्चित समय के लिए कैंसिल कर दिया गया। ब्लीच के पास कई सालों तक सब कुछ था, एक ड्रीम रन, ग्लोबल रिकॉग्निशन, इमेंस पॉपुलैरिटी और लोगों का प्यार। तो आखिर इन कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि एक शो को जो 8 साल, 16 सीजन्स और 366 एपिसोड तक चला, उसे कम व्यूअरशिप की वजह से कैंसिल कर दिया गया। द डाउनफॉल ऑफ ब्लीच। देखिए, ब्लीच के डाउनफॉल के बहुत सारे रीजंस थे, जिनमें से पहला था टू मेनी फिलर एपिसोड्स। ये बात बहुत एविडेंट थी कि ब्लीच में बहुत सारे फिलर एपिसोड्स थे। ब्लीच के टोटल 366 एपिसोड्स में से लगभग 163 एपिसोड्स फिलर्स थे। पूरे एंटायर शो का लगभग 45%। लेकिन बात सिर्फ ज्यादा फिलर्स की नहीं थी, बात उन फिलर्स की जगह की भी थी जो बीच कहानी में एग्जिस्ट करते थे। वो फिलर्स जो कहानी के बीच में थे वो पूरी कहानी का फ्लो ही तोड़ देते थे।
जिसकी वजह से जो व्यूअर शो को वीकली देख रहा होगा वो फ्रस्ट्रेट फील करेगा और शो को बीच में ही छोड़ देगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद ब्लीच। तो आखिर ब्लीच में इतने सारे फिलर्स डालने की वजह क्या थी? देखिए, मैंने पहले भी आपको ये बात बोली थी कि ब्लीच के क्रिएटर्स का ब्लीच को वीकली रिलीज करने का फैसला रिस्की हो सकता है। अब मैं बताता हूँ क्यों। जनरली कोई भी एनिमे शो जो होता है वो अपनी मांगा पे बेस्ड होता है और उस मांगा के कंक्लूजन के बाद ही उसका एनिमे एडेप्टेशन बनाया जाता है। लेकिन अगर कोई मांगा हद से ज्यादा पॉपुलर हो गई तो उसके खत्म होने से पहले ही उसका एनिमे एडेप्टेशन निकाला जाता है और ब्लीच के साथ भी यही हुआ। जनरली अगर कोई एनिमे शो किसी भी ऑनगोइंग मांगा पे बेस्ड होता है तो उस एनिमे शो के क्रिएटर्स उस मांगा से 6 महीने से लेकर 1 साल तक का गैप मेंटेन करके रखते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वीकली मांगा का एक वीक में सिर्फ एक ही चैप्टर रिलीज होता है और जो एनिमे शो होता है वो अपने एक एपिसोड में मांगा के 4 से 5 चैप्टर्स अडेप्ट कर लेता है। इसलिए वो गैप ये इंश्योर कराता है कि मांगा को अपने चैप्टर्स रिलीज करने के लिए टाइम भी मिले और एनिमे को अडेप्ट करने के लिए इनफ सोर्स मटेरियल। लेकिन ब्लीच के केस में प्रॉब्लम ये थी कि ब्लीच एक वीकली शो था जो हर वीक अपने हर एक एपिसोड में अपने मांगा के 4 से 5 चैप्टर्स अडेप्ट करता था। और इसके कंपैरेटिवली ब्लीच का जो मांगा था उसका वीक में सिर्फ एक ही चैप्टर रिलीज होता था, जिसकी वजह से ब्लीच के एनिमे और मांगा के बीच में जो गैप था वो कम होता गया। और एक पॉइंट ऐसा आया जब ब्लीच के एनिमे ने उसके मांगा से कॉट अप कर लिया और अब प्रॉब्लम ये थी कि ब्लीच के एनिमे के पास एडेप्ट करने के लिए कोई मटेरियल बचा ही नहीं था। और उस टाइम ब्लीच के क्रिएटर्स के पास सिर्फ 2 चॉइसेस थे, या तो वो ब्लीच को डिसकंटिन्यू करते या फिर मांगा के इनफ चैप्टर्स रिलीज होने तक शो में फिलर्स ऐड करते। अब इन दोनों में से उन्हें एक ऐसा रास्ता चुनना था जो कम गलत हो, क्योंकि दोनों ही रास्तों के अपने अलग नुकसान थे। लेकिन अगर वो ब्लीच को डिसकंटिन्यू कर देते तो ब्लीच की ग्लोबल पॉपुलैरिटी पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता, क्योंकि ब्लीच, नारुतो और वन पीस का फेमस होने का बहुत बड़ा रीजन था उनकी लॉन्जिविटी, उनका सालों से बिना रुके हर हफ्ते रिलीज होना। इसी की वजह से ब्लीच के क्रिएटर्स ब्लीच को डिसकंटिन्यू करके ब्लीच का एडिशनल फेम गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने शो में फिलर्स ऐड करने का फैसला कर लिया। लेकिन एनिमे की ओरिजिनल स्टोरी को फिर से शुरू करने के लिए ब्लीच के क्रिएटर्स को जितनी मटेरियल की जरूरत थी उतने मटेरियल को मिलने में इतनी देर लग गई कि तब तक बहुत सारे व्यूअर्स का इंटरेस्ट जा चुका था। वक्त के साथ साथ ब्लीच के एनिमेशन और प्रोडक्शन क्वालिटी में भी इनकंसिस्टेंसी बढ़ने लगी। इंटरनल वॉरफेयर्स, इरिटेटिंग फिलर्स, स्लो पेसिंग, रिपीटेड प्लॉट्स और डिक्रीजिंग एनिमेशन क्वालिटी की वजह से ब्लीच के व्यूअर्स भी अब ब्लीच से मुंह मोड़ने लगे थे। जल्दी एपिसोड्स रिलीज करने के चक्कर में ब्लीच अपनी यूनिकनेस मेंटेन नहीं कर पाया और लोगों की नजरों में एक टिपिकल एवरेज शोनन शो बन के रह गया। ब्लीच के साथ अब कुछ सही नहीं चल रहा था और दूसरी तरफ वन पीस और नारुतो की पॉपुलैरिटी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इस भीड़ में लोग ब्लीच को भूल चुके थे। अब ब्लीच के प्रोड्यूसर्स भी ब्लीच से मुंह मोड़ने लगे थे। ब्लीच की रेटिंग्स बढ़ाने के लिए शोनन मैगजीन ब्लीच के ऑथर के ऊपर जल्दी चैप्टर्स रिलीज करने का प्रेशर डालने लगी और इसी के बीच में ब्लीच का द लॉस्ट शिनगामी आर्क एयर होना चालू हुआ और ये आर्क लोगों को इतना ज्यादा खराब लगा कि ये आर्क एनिमे इतिहास के वन ऑफ द वर्स्ट आर्क्स में से एक बन गया। लोगों ने इस आर्क को जमकर क्रिटिसाइज किया और इसी क्रिटिसिज्म की वजह से ब्लीच की व्यूअरशिप में सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला और ब्लीच के क्रिएटर्स की ब्लीच को रिवाइव करने की जो आखिरी उम्मीद थी वो इसी आर्क के साथ खत्म हो गई और 27 मार्च 2012 को ब्लीच को लो रेटिंग्स और कम व्यूअरशिप की वजह से कैंसिल कर दिया गया। लेकिन ब्लीच की परेशानियां यही खत्म नहीं हुई। ब्लीच का एनिमे जरूर कैंसिल हो गया था, लेकिन ब्लीच का मांगा अभी भी ऑनगोइंग था और ब्लीच एनिमे के फेलियर और मांगा की इनकंसिस्टेंसी की वजह से शोनन मैगजीन ब्लीच के ऑथर टीटे कुबो के ऊपर चैप्टर जल्दी रिलीज करने के लिए प्रेशर डालने लगी। लेकिन ब्लीच के मांगा के इनकंसिस्टेंट होने के पीछे एक वजह थी, टीटे कुबो की हेल्थ। टीटे कुबो कई महीनों से बीमार थे। उनके लेफ्ट शोल्डर की मांसपेशियां फट गई थी और डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया था कि वो अपने शोल्डर की सर्जरी करा ले। लेकिन टीटे कुबो इतने समय के लिए ब्रेक नहीं ले सकते थे क्योंकि उन्हें हर वीक ब्लीच का एक नया चैप्टर रिलीज करना होता था और तब ब्लीच का एनिमे भी ऑनगोइंग था, इसलिए उन्होंने सर्जरी करने से मना कर दिया और कई महीनों तक वो ऐसे ही काम करते रहे। लेकिन वक्त के साथ उनकी इंजरी बद से बदतर हो गई और एक दिन ऐसा आया जब उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने शोनन मैगजीन से कहा कि वो ब्लीच को 1 से 1.5 साल में खत्म करना चाहते हैं, जिस पर टीटी कुबो की हेल्थ को देखकर शोनन मैगजीन वाले उनकी बात को मान गए और 22 अगस्त 2016 को ब्लीच की मांगा एंड कर दी गई। अपनी हेल्थ रिकवर करने के बाद टीटे कुबो ने ब्लीच को फिर से रिवाइव करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने लोगों का ब्लीच की तरफ अटेंशन ग्रैब करने के लिए ब्लीच ब्रेव सोल्स नाम की एक गेम रिलीज की, लेकिन वो भी लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए काफी नहीं थी। ब्लीच का सेटबैक इतना ज्यादा बड़ा था कि उसे कमबैक करने के लिए 10 साल लग गए। द कमबैक ऑफ ब्लीच।
दिसंबर 2021 को ये न्यूज आती है कि अक्टूबर 2022 को ब्लीच लगभग 10 सालों बाद अपने फाइनल आर्क के साथ रिटर्न करने वाला है और उस आर्क का नाम होने वाला है ब्लीच 1000 Years of Blood War। ये न्यूज सुनने के बाद ब्लीच के जो डाई हार्ड फैंस थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, लेकिन बाकी फैंस इस न्यूज को लेकर उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से ब्लीच कैंसिल हुआ था उसने कहीं ना कहीं ब्लीच के रेपुटेशन को डैमेज कर दिया था और उसको रिगेन करना इतना आसान नहीं होने वाला था। लेकिन लोगों को ब्लीच को इग्नोर करने का एक लौता रीजन ये नहीं था, उसका एक और रीजन था और वो था 1000 Years of Blood War आर्क। जो मांगा रीडर्स थे जिन्होंने ब्लीच की पूरी मांगा पढ़ ली थी उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 1000 Years of Blood War ये आर्क टीटी कुबो के करियर का वन ऑफ द वर्स्ट आर्क होने वाला है और इस चीज का वर्ड ऑफ माउथ इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि लोगों ने इस बात पर विश्वास कर लिया। और फिर 10 अक्टूबर 2022 को 1000 Years of Blood War का पहला एपिसोड रिलीज हुआ और वो एपिसोड इतना ज्यादा बेहतरीन था कि उस सिंगल एपिसोड ने लोगों को ब्लीच की तरफ देखने का परसेप्शन ही बदल दिया। जो लोग ब्लीच को जानते भी नहीं थे अब वो भी लोग इस शो को देखने के लिए एक्साइटेड हो गए। मुझे अभी भी याद है उस एपिसोड को उस टाइम ग्लोबली लोगों ने 9.9 की रेटिंग दी थी और उस पूरे कोर को 9.7 की, जो किसी भी एक सीजन के लिए दी हुई सबसे ज्यादा रेटिंग थी। अब वो पूरा कोर लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस बन चुका था। इस आर्क ने न सिर्फ लोगों को अपने आर्ट स्टाइल से सरप्राइज किया बल्कि ब्लीच की खोई हुई रेपुटेशन को भी कुछ हद तक रिडीम कर लिया। जो लोग इस आर्क को ब्लीच का वर्स्ट आर्क बोल रहे थे वो आर्क ब्लीच के इतिहास का हाईएस्ट रेटेड आर्क बन गया। ब्लीच जस्ट पुल आउट द ग्रेटेस्ट कमबैक इन एनिमे हिस्ट्री। लेकिन एक कमबैक करना इतना भी आसान नहीं था। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो ब्लीच के क्रिएटर्स ने इस आर्क के लिए अलग और बेहतर की। पहली चीज थी ब्लीच को लॉन्ग फॉर्मेट में रिलीज ना करके सीजनली रिलीज करना। ब्लीच के क्रिएटर से जानते थे कि आज के ऑडियंस का व्यूइंग हैबिटेट ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा बड़े शोज देखना पसंद नहीं करते और अगर वो ब्लीच को लॉन्ग फॉर्मेट में रिलीज करते तो इस चीज के पूरे चांसेस थे कि वो लोग ब्लीच को बीच में ही छोड़ देते। लेकिन इसके कंपैरेटिवली ब्लीच को सीजनली रिलीज करने से उन्हें टीटी कुबो की विजन को पूरी तरह से एस्टेब्लिश करने का समय भी मिल जाता और शो के एनिमेशन और प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छी होती। ब्लीच के क्रिएटर्स ने अपनी पुरानी गलतियों को देखा, उन्हें एनालाइज किया और शो की क्वालिटी को इस हद तक रिडिफाइन कर दिया कि ब्लीच आज के टाइम पर भी बाकी शोज के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टैंड आउट करता है। ब्लीच के क्रिएटर्स ने पुराने एक भी गलती को नहीं दोहराया और एनिमेशन, पेसिंग, प्लॉट और एक्शन सीन्स में ओरिजिनल ब्लीच को भी सरपास कर दिया। ब्लीच 1000 Years of Blood War ये आर्क उस फल की तरह है जिसे पाने के लिए आपको ब्लीच के पहले 16 सीजन्स देखने का काम करना पड़ेगा। लेकिन ब्लीच की खूबसूरती यही है कि ब्लीच की वो 16 सीजन्स अपने आप में एक फल की तरह है। देयर आर सम थिंग्स जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए और ब्लीच उन्हीं में से एक है। आई अर्ज यू टू वॉच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम, ब्लीच।しっかり